हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंतर्गत प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का? जनरली सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन के अणु में उपस्थित पेप्टाइड श्रृंखला के कन्फिग्रेशन संरूपण का निर्धारण करती है कि किस प्रकार से ये आपस में जुड़े रहते हैं और कैसे ये एक दूसरे को जुड़कर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। पेप्टाइड श्रृंखला परस्पर विभिन्न प्रकार के आकर्षण बलों द्वारा एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर व्यवस्थित होकर थ्री डायमेंशनल या त्रिविमीय संरचनाएं बनाती हैं। इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर या त्रिविमीय संरचनाओं को ही प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। सबसे बड़ा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो आकर्षण है वो मुख्य है, ये इसमें अट्रैक्शन फोर्सेस पाए जाते हैं, आकर्षण बल पाए जाते हैं, और उन आकर्षण बलों में सबसे महत्वपूर्ण बल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कहना सही होगा कि पेप्टाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में आकर्षित होकर जुड़ी रहती हैं और जो इसकी त्रिवीय संरचना को जन्म देती हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि प्रोटीन संरचना के स्थायित्व में हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे अधिक योगदान होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? एक हाइड्रोजन और दूसरा किसी ऐसे अणु के बीच में बंध बनता है आकर्षण बल, जैसे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। तो हमको पता है कि प्रोटीन के अंदर किसी भी पेप्टाइड में एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक नाइट्रोजन के पास H है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का कार्बोनिल ऑक्सीजन दूसरे पेप्टाइड लिंकेज के एमिडो के हाइड्रोजन के बीच में ये बंध बनता है या आकर्षण बंध बनता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हालांकि दुर्बल होता है, पर अगर ऐसे बहुत सारे बंध मिल जाएं तो प्रोटीन संरूपण को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं। अगर हाइड्रोजन बंध भाग लेने वाले तीनों परमाणु यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक रेखीय क्रम में हो, एक ही दिशा में हो, तो इसकी बंध सामर्थ्य भी अधिकतम हो जाती है। जनरली देखा गया कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिकल संरचना और लहरियादार चद्दर संरचना, जिसे प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। तो दोनों प्रकार की संरचना कौन कौन सी? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा लहरियादार या प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अल्फा हेलिकल संरचना क्या होती है? तो लाइनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन 1951 में प्रोटीन के संरूपण के लिए अल्फा हेलिक्स मॉडल प्रिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि प्रोटीन का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने बना रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको घुमावदार ऐसे छल्लेदार बनाना है। इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में पूरे पेप्टाइड श्रृंखला एक विशिष्ट हेलिकल रूप में मिली हुई होती है। अगर हम ऊपर से देखें तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर तथा अल्फा हेलिकल कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी प्राकृतिक अमीनो एसिड में एल विन्यास होता है। हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो बताया था कि सारे कार्बोहाइड्रेट लगभग डी होते हैं, और जब हम अमीनो एसिड या प्रोटीन पढ़े तो हमने ये बताया था कि लगभग सारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अमीनो एसिड का विन्यास एल होता है। इसी प्रकार सभी प्रोटीन हेलिक्स दक्षिणावर्ती यानी राइट हैंडेड होते हैं। श्रृंखला के दोनों ओर प्रत्येक एमाइड समूह तृतीयक एमाइड के साथ हाइड्रोजन बंधित होता है। हर एमाइड समूह कौन सा हुआ? CONH ग्रुप, और CONH ग्रुप का टर्शरी एमाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हेलिक्स के प्रत्येक मोड़ में एक मोड़ में 3.7 पूरे भी नहीं, कितने 3.7 अमीनो एसिड की इकाइयाँ होती हैं। 3 तो पूरा अमीनो एसिड और 0.7% दूसरा एक चौथा अमीनो एसिड का 7.7 पार्ट जो होता है वो एक हेलिक्स को जन्म देता है। तो हेलिक्स के एक प्रत्येक मोड़ में 3.7 अमीनो एसिड की इकाइयाँ होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हेलिक्स में मुक्त घूर्णन या फ्री रोटेशन संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बहुतायात से, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं ये आपस में घूम नहीं सकते या फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए ये हेलिक्स काफ़ी दृढ़ होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और हेलिक्स का व्यास लगभग 10 to 11 एंगस्ट्रॉम होता है, और दो फेरों के बीच की दूरी, दो टर्न के बीच की दूरी 5.6 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये वाकई होता है या नहीं, इसको हम प्रोटीन का
एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी के द्वारा जब हम इसका एक्सरे किया गया तो पता चला कि वाकई प्रोटीन में अल्फा हेलिकल संरचना पाई जाती है। तो इस तरीके से जो लाइनर पॉलिंग ने बताया था, ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रूवन स्ट्रक्चर है और ये प्रोटीन को स्ट्रेंथ या दृढ़ता प्रदान करता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है लहरियादार चद्दर संरचना अथवा बीटा संरूपण, या हम प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। बीटा कन्फर्मेशन क्या होता है? लहरियादार संरचना में पेप्टाइड श्रृंखला परस्पर आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जुड़ी रहती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी दो अलग अलग पेप्टाइड हमारे पास संरचना है, दो पेप्टाइड श्रृंखलाएं, और दोनों पेप्टाइड श्रृंखला जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और जुड़ने का जो क्रम है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो पैरेलल मतलब एक जैसी संरचना के सामने बिल्कुल वैसा का वैसा पेप्टाइड संरचना आता है, और इस समानांतर संरचना में या पैरेलल संरचना में सारी पेप्टाइड श्रृंखला एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में बढ़ती हैं, और इसमें आपस में जो एक ही दिशा में होने के बाद हम देखते हैं इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो समानांतर विन्यास में दो श्रृंखला बिल्कुल सेम लिखी है मैंने, जहाँ कार्बन है वहीं कार्बन है, जहाँ नाइट्रोजन है वहीं नाइट्रोजन है। इस तरीके से सारी संरचनाएं आपस में जो है वो जुड़ी हुई हैं, और इनके अंदर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जगहों को मैंने ज़्यादा हाईलाइट किया है कि कार्बोनिल ग्रुप का एक श्रृंखला का कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन दूसरे श्रृंखला के NH समूह के साथ हाइड्रोजन लिंकिंग कर रहा है। तो ये समानांतर विन्यास कहलाता है, और श्रृंखला एक ही दिशा में बढ़ती है, जबकि प्रति समानांतर एक रिंग तो एज इट इज़ है, दूसरी रिंग जस्ट अपोजिट है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। और इस संरचना के अंदर अगर हम देखें तो जो है ये अपोजिट है, एक ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर की तरफ है। ऐसे क्रम को हम बोलते हैं प्रति समानांतर विन्यास। और इसमें भी हम देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन और NH के H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। तो समानांतर विन्यास और एंटी पैरेलल एंड पैरेलल विन्यास, इसमें प्रति समानांतर विन्यास में एकांतर क्रम में एक दूसरे के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं, और ये चद्दरनुमा संरचनाएं आसानी से एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती है। इनके बीच में स्ट्रेंथ नहीं होती कि इनको हम रोटेशन पॉसिबल नहीं है या इनको हिलाना संभव नहीं है। ये संरचनाएं फ्लेक्सिबल होती हैं और आसानी से एक दूसरे के ऊपर चद्दर संरचना स्लिप कर सकती हैं, फिसल सकती हैं। इसलिए अगर हम रेशम की बात करें तो रेशम इज़ ए प्रोटीन, और रेशम में ऐसी संरचना हमें दिखाई देती है, चिकना होता है बिल्कुल। और ये संरचना जिसमें पैरेलल संरचना और एंटी पैरेलल संरचनाएं आपस में की तरह से प्रोटीन जो है वो जुड़ा रहता है पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। तो ये है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।